आइए संध्या की इस मधुर बेला में हम जुड़ते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के साथ। और क्लास 12 की केमिस्ट्री में आज जो मेरा टॉपिक है वह है वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन और राउल्ट का नियम। यह जो आज का क्लास है, आज का जो सेशन है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज के सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मैं क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करता हूँ। समय न व्यर्थ करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि मैंने बता दिया, वह है आपका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता दूं वेपर प्रेशर होता क्या है, तो आप बोलोगे, पहले डिफिनीशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। बोलेंगे कि द्रव और उसकी वाष्प मतलब द्रव की वाष्प, द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में निश्चित ताप पर वाष्प द्वारा निश्चित ताप पर लगने वाला वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। लगने वाला वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। आइए इस चीज़ को हम लोग को फील करते हैं, कैसे हम इसको कर पाएंगे, कैसे हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप लोग एक कंटेनर ले लीजिएगा, एक पात्र ले लीजिए। मैंने एक कंटेनर ले लिया, चलो एक कंटेनर ले लिया गया और उस कंटेनर में हम लोग द्रव को भर देते हैं। यहाँ पे इस कंटेनर में क्या भर दिया गया, द्रव। मान लो कि हमने द्रव में क्या ले लिया, H2O ले लिया। यहाँ पे क्या भर दिया गया, H2O। और इस कंटेनर को हम लोग किसी बर्तन के द्वारा क्या कर दे, ढक दे, किसी बर्तन के द्वारा ढक दे। तो यह जो आपका द्रव रहेगा यह वाष्प बन के ऊपर सतह पर जाके एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ पे यह जो आपका मैंने बना दिया है गोले टाइप में, इसका मतलब यह क्या हो गया, द्रव का वाष्प हो गया। तो अब आपको पता है कि यह जो द्रव का जो वाष्प होगा यह द्रव की सतह पर दाब लगाएगा। द्रव की सतह पर क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। यह जो वाष्प होगा वह द्रव की सतह पर दाब लगाता है और इसी दाब को हम लोग क्या नाम देते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, बोला गया कि किसी द्रव और उसके वाष्प के मध्य लगने वाले दाब को उस वाष्प का क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, यानी कि वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्या निश्चित रहेगा, ताप इसका जो रहेगा वह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो ताप रहेगा, जो टेम्परेचर रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि बोलेंगे किसी द्रव पर वाष्प के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसी को हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होता है वो होता है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, इसको समझिएगा। वाष्प दाब में अवनमन जिसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में बता देते हैं। अच्छा, एक चीज हमको यह बताइएगा, जैसे कोई भी विलायक है जब वह वाष्प बन रहा है, या जैसे यह सुन लो मेरी बात, जैसे कि हम लोग ले लिए एक कोई बर्तन है, उस बर्तन में हमने पानी रख लिया और उस पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो यह जो पानी होता है वह उबल के क्या होने लगता है, धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और
जब उबल कर ऊपर आने लगता है तो हम उस पर जब ठंडे पानी का छिड़काव करते हैं या उस पर जब फूंकते हैं तो वह जो पानी की सतह होती है वह नीचे बैठ जाती है। सेम कंडीशन होता है आपका दूध के लिए। जैसे दूध अगर कोई गर्म करता है तो जो दूध होता है वह धीरे धीरे उबल कर क्या होने लगता है, ऊपर आने लगता है। तो दूध पर हम जब पानी का छिड़काव करते हैं तो जो दूध की सतह होती है वह क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब किसी विलायक में लिख देते हैं, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी आ जाती है जिसे इस घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो अवनमन का मतलब केवल इतना जानते रहिएगा, अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब में कमी। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ को मैंने क्या कर दिया, घोल दिया, तो विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, और यह जो आपका वाष्प दाब का अवनमन होता है, वाष्प दाब का जो अवनमन होता है वाष्प दाब का अवनमन बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस, जहां पी नॉट यहां पे लिख देते हैं ना, जहां पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जब इसमें किसी अवाष्पशील पदार्थ का छिड़काव न किया गया तब के लिए बोलेंगे कि शुद्ध पदार्थ का क्या है, वाष्प दाब, और पी एस है विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, ये जो पी नॉट माइनस पी एस है, बोलेंगे कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से अगर विलयन के वाष्प दाब को घटा देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, आपका वाष्प दाब का अवनमन यानी कि वाष्प दाब में कमी पता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब चलते हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मैं बता दूं, पहले इसको नोट करिए, कवर करिए क्लास को, फिर हम आगे चलते हैं। चलते हैं। चलते हैं आगे। अगला हेडिंग बनाइएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यह क्या होता है? यह जो आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है उसका जो डेफिनेशन होता है सुन लीजिए एक बार, फिर उसको लिखवा देते हैं हम। बोला जाएगा कि किसी भी वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, किसी भी विलायक का या किसी भी विलेय का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, वह शुद्ध विलायक के विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बोला जाएगा कि किसी विलायक के वाष्प दाब, किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, और मैंने अभी आपको बताया कि वाष्प दाब में जो अवनमन होता है उसको हम लोग P0 माइनस PS से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी विलायक के वाष्प दाब में जो अवनमन होता है तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा उसको हम लोग P0 से रिप्रेजेंट करेंगे, के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। मैं फॉर्मूला लिख दूं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर P0 माइनस PS अपान P0, जहां P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है तथा PS विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, करिए इतना, करिए जल्दी से। फिर इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा राउल्ट का नियम। हेनरी के नियम पर आधारित राउल्ट के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। नोट करिए। चलते हैं आगे। अगला जो है आपका राउल्ट का नियम, और यह जो राउल्ट का नियम होगा वह हेनरी के नियम पर आधारित होगा कि हेनरी के नियम पर कैसे राउल्ट के नियम को हम लोग करते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देना, दिख रहा है ना वीडियो में। चलो यहाँ पे लिखते हैं, राउल्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट राउल्ट का नियम। दिख नहीं रहा क्या? नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं।
राउल्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राउल्ट्स लॉ। हेडिंग बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग बना लीजिए जल्दी से। पहले इसका डेफिनेशन हम कर देते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप पूरा फील कर पाएंगे चीज़ को। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब तक वह अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएंगी। तो राउल्ट का नियम मैं आपको बताता हूं। बोलेंगे कि किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन। मैंने द्रव विलयन के बारे में आपको बताया है। जब विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में होते हैं तो ऐसे विलयन को हम लोग कौन सा विलयन कहते हैं? द्रव विलयन कहते हैं। द्रव विलयन के किसी घटक किसी घटक का मतलब विलेय या विलायक, किसी घटक का आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अभी डेफिनेशन करिए, फिर हम चीज को फील करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। करिए डेफिनेशन इतना पहले। ठीक है, अब बोल दिया जाए कि माना दो द्रव, आपको पता है कि जो विलयन, जो यहां पे बोला गया द्रव विलयन है, तो द्रव विलयन का मतलब कि दो द्रव लेना होगा और दोनों द्रव में एक विलेय होगा और एक क्या होगा? विलायक होगा। तो बोलेंगे कि माना दो द्रव ए और बी से मिलकर विलयन बनाया गया, तब विलयन में द्रव ए का वाष्प दाब PA तथा विलयन में द्रव B का वाष्प दाब PB होगा, तब राउल्ट के नियमानुसार, अब राउल्ट के नियमानुसार यहीं पे लाके छोड़ते हैं। अब इसके बाद हम चीज़ों को फील करेंगे, कैसे यह हो रहा है, किस माध्यम से आप इसको कर रहे हैं, उसको हम लोग आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, करिए, लगातार आपको करते रहिए। जैसे कि मैंने क्या कर लिया, मैंने कंटेनर ले लिया, चलो अलग अलग प्रकार के कंटेनर ले लिया। यह एक कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में द्रव ए को भर दिया गया। यह जो बर्तन है, इस बर्तन में द्रव ए को भर दिया गया। किसको? द्रव ए को। और जो दूसरा वाला द्रव ए जो रहेगा यह वाष्प बनेगा, तो यहां पे इस टाइप में दिखा देते हैं, वाष्प दिखा देते हैं इस टाइप में। ठीक है,
तो ये जो वाष्प होगा, वाष्प ये द्रव की सतह पर दाब लगाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव ए का वाष्प दाब। अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, प्लस द्रव बी बना देते हैं। चलो, ये बन गया द्रव बी। यहां पे द्रव बी भर देते हैं हम लोग, इसमें भर दिया गया द्रव बी, और यहां पे वाष्प दाब इस टाइप में दिखा दिया गया। ठीक है। द्रव ए और द्रव बी जब आपस में मिलेगा, जब द्रव ए और द्रव बी को आपस में, यानी कि कह सकते हैं कि द्रव ए और द्रव बी को एक ही कंटेनर में भर दिया जाए, तो जब एक ही कंटेनर में भर दिया जाएगा तो इस टाइप में होगा ना भाई। इस टाइप में भर दिया। यहां पे हो गया द्रव ए और द्रव बी, और यह हो गया आपका वाष्प हो गया। अब ये जो द्रव ए और द्रव बी का जो वाष्प दाब होगा, अब यह शुद्ध नहीं रह गया। मतलब जब द्रव ए और द्रव बी को आपस में मिला दिया गया तो यह क्या नहीं रह गया, शुद्ध नहीं रह गया। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि यह जो आपका द्रव ए होगा, पहले यह सुनो मेरी बात, जो द्रव ए रहेगा, द्रव ए आपका शुद्ध अवस्था में पहले है, इसमें कोई आपका घटक नहीं मिलाया गया, तो यहां पे बोलेंगे कि शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब बराबर दे दिया जाए पी ए नॉट। यह जो पी ए नॉट दिया गया, यानी कि यह हो गया शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। और यह देखो अभी आपका द्रव बी जो है, यह भी अभी आपका शुद्ध है, तो इसलिए यहां पे यह भी हो जाएगा शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब बराबर दे दिया जाए पी बी नॉट। और यहां पे यह जो द्रव ए है, द्रव ए और द्रव बी अब आपका शुद्ध नहीं रह गया, तो द्रव ए का जो वाष्प दाब होगा उसको पी ए दिखाएंगे, और जो द्रव बी होगा उसके वाष्प दाब को हम लोग पी बी दिखाएंगे। ठीक है। द्रव ए का जो वाष्प दाब होगा उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, पी ए दिखाएंगे, और जो द्रव बी का वाष्प दाब होगा उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, वहां पे पी बी दिखाएंगे। लेकिन जब शुद्ध अवस्था की बात किया जाए, यानी कि केवल और केवल जब कंटेनर में द्रव ए रखा गया तो हमेशा शुद्ध रहेगा, तो शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब पी ए नॉट दिखा दिया गया, और यह हो गया शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब पी बी नॉट दिखा दिया गया। इतना चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन चलते हैं। देखो क्या दिया गया, किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब। अगर हम द्रव ए का जब आंशिक दाब की बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं, तब यह क्या हो जाएगा, पी ए, मतलब घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, घटक ए का आंशिक वाष्प दाब वह उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि मोल प्रभाज एक्स ए हो जाएगा। और जब हम लोग घटक बी की बात करेंगे तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी हो जाएगा, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका पी ए इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, मान लो कि यह कांस्टेंट क्या हो गया, पी ए नॉट हो गया, एक्स ए हो गया, और इसके लिए जब देखेंगे तो यह हो जाएगा पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा। अब जब हम विलयन की बात करेंगे तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा, या विलयन का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, वह द्रव ए के आंशिक वाष्प दाब प्लस द्रव बी के आंशिक वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर होगा। तो P बराबर पी ए की वैल्यू रख लीजिएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, दैट इज द राउल्ट लॉ ऑन द बेस्ड ऑफ हेनरी लॉ। यही है आपका हेनरी के नियम पर आधारित राउल्ट का नियम। ठीक है, यही जो रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरी के नियम पर आधारित, हेनरी के नियम पर आधारित राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। ठीक है, चीजें आप लोग इसको कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
करिए इसको, फिर चलते हैं आगे। नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, अभी हमने क्या लिखा था, देखो अभी मैंने लिखा था पी ए इक्वल टू, यहां पे लिख देते ना, अभी लिखा था मैंने पी ए इक्वल टू पी ए नॉट यक्स ए, और लिखा था पी बी इक्वल टू पी बी नॉट यक्स बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, बोलेंगे कि डिफिनेशन इसका निकल के आएगा कि किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर किसी विलयन का जो वाष्प दाब होगा, सुनो मेरी बात, बोलेंगे कि किसी दिए गए ताप पर, लिख देते हैं ना, किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब किसी दिए गए घटक का विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। लिख लेते हैं, उसके मूल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में घटक का वाष्प दाब, घटक के वाष्प दाब के गुणनफल, वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। चीजें तो आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद अगर कोई बोलेगा कि बताओ वाष्प दाब, मतलब आंशिक वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो कैसी रेखा प्राप्त होगी, तो आप बोलिएगा कि सर जी जैसे हेनरी का नियम था ना, हेनरी के नियम में जैसे आपको दिया जा रहा था कि इनके बीच एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सेम कंडीशन इसके लिए भी होगा। क्यों होगा उसको भी देख लेते हैं। देखो अभी आपने क्या पढ़ा कि यह जो पी ए होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा यक्स ए के, और यह जो पी बी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा यक्स बी के। यानी कि अगर पी ए का मान बढ़ेगा तो यक्स ए का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पी ए का मान घटेगा तो यक्स ए का भी मान क्या होगा, घटेगा। ऐसे ही आप कंडीशन इसके लिए बोल दोगे कि जैसे जैसे पी बी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे यक्स बी का भी मान बढ़ेगा, जैसे जैसे पी बी का मान घटेगा वैसे वैसे यक्स बी का भी मान घटता है। यानी कि जब हम लोग इसके बीच ग्राफ खींचते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा, यह हो गया आपका वाष्प दाब और यह आपका यक्स एक्सिस पे दे दिया गया मोल प्रभाज या मोल अंश। तो अब आपको पता है कि जैसे जैसे
P1 नॉट का मान मतलब P1 का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे XA का मान बढ़ेगा, तो इनके बीच एक सरल रेखा प्राप्त होती है। बोलेंगे कि जब, यहां पे लिख देते हैं ना, जब किसी घटक के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। करिए इसको, नोट कर लीजिएगा। सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके बाद मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है, और उनके बीच ग्राफ को खींचना आपको बताएंगे कि कैसे आपका कब धनात्मक विचलन होगा, कब ऋणात्मक विचलन होगा, उसको मैं आपको बताऊंगा। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।